किसी गांव में एक गरीब विधवा रहती थी जिसका नाम तारा था। तारा दिहाड़ी मजदूरी करके अपनी बेटी चांदनी को पढ़ा लिखा रही थी। तारा की बेटी चांदनी अब गांव के बेसिक स्कूल से शिक्षा हासिल करके शहर के डिग्री कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल कर रही थी। चांदनी जब कॉलेज जाती आती उसे ना जाने किन किन बातों का सामना करना पड़ता, परंतु चांदनी की माँ तारा ने चांदनी को इतना परिपक्व बना दिया था कि वह दुनिया के तानों बानों के सामने इस कान से सुनती और उस कान से निकाल देती थी। क्योंकि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो आज भी अंधविश्वास की परिधि से बाहर नहीं निकल पा रहे, जो किसी बहन या बेटी के कद को अपने आप के कद से छोटा समझते हैं। बहन और बेटियों की स्वतंत्रता और खुलकर जीने की इच्छा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। एक बार कॉलेज का डांस कंपटीशन चल रहा था। चांदनी ने उस कंपटीशन में जबरदस्त डांस किया, जिसका लाइव शो शहर के चौराहे पर एलईडी डिस्प्ले पोल पर दिखाया गया। इस डांस कंपटीशन में चांदनी ने फर्स्ट प्राइज जीता। गांव के कुछ लोग जो कि अक्सर शहर आते जाते रहते थे, उन लोगों ने एक से कहा, एक ने दूसरे से कहा, फिर दूसरे ने तीसरे से कहा। इस तरह गांव की गली गली और नुक्कड़ों पर चांदनी के डांस की चर्चा बड़े जोर शोर से होने लगी। गांव के ज़्यादातर लोग चांदनी के डांस की तारीफ कर रहे थे, परंतु कुछ गांव के असामाजिक तत्व चांदनी की इस कला को भद्देपन से जोड़कर देख रहे थे। परंतु समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग क्यों किसी लड़की की कला की खिल्ली उड़ाते हुए उसे नचनिया कह के पुकारने का अवसर तलाशते हैं। इसके विपरीत यदि कोई युवक नाचने में निपुणता दिखाए तो उसे लोग अपना पसंदीदा हीरो मान लेते हैं। महिला से इतना द्वेष भाव क्यों भाई? चांदनी के कॉलेज में ही सूरज नाम का एक अमीर घराने का लड़का पढ़ता था। वह चांदनी को अपनी अच्छी दोस्त मानता था। धीरे धीरे चांदनी और सूरज की दोस्ती प्यार में बदल गई। चूंकि चांदनी एक विधवा माँ की बेटी थी, एक दिन सूरज चांदनी के घर आया और उसने चांदनी की मम्मी से अपनी और चांदनी की शादी का प्रस्ताव रख दिया। चांदनी की मम्मी ने कहा, सूरज बेटा, मुझे चांदनी और आपकी पसंदगी पर कोई ऐतराज नहीं, परंतु बेटा, कहाँ हम और कहाँ तुम। हम किसी भी एंगल से आपके परिवार से संबंध जोड़ने के काबिल नहीं। बेटा, कोई गरीब लड़की यदि आप जैसे अमीर लड़के के साथ अपनी दोस्ती या प्रेम करने की जरूरत करेगी तो उसे अपमान, उपहास और उसके चरित्र पर कीचड़ उछलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, आप अपने घर जाइए और चांदनी को भूल जाइए। समाज तो बहुत दूर की बात है, पहले तो आपका परिवार ही मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर देगा। एक बार अपने माता पिता से जाकर तो पूछो, मेरा दावा है 100% इनकार कर देंगे। सूरज बोला, आंटी जी, क्या मैं आपको माँ कहकर पुकार सकता हूँ? क्योंकि आप चांदनी की माँ हैं तो मेरी भी माँ ही हुई ना। प्लीज़ हम दोनों को एक दूसरे से अलग मत कीजिए। हम दोनों ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया है। हमें आपसे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं।
चांदनी की मम्मी बोली। बेटा आप समझ नहीं पा रहे, कहाँ हम कहाँ तुम। आपके फैमिली बैकग्राउंड के सामने हमारा फैमिली स्टैंडर्ड बहुत डाउन है। मम्मी जी, आप सिर्फ हमारे घर शादी का शगुन लेकर आए। मेरे मम्मी पापा बहुत सुलझे हुए हैं। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। वह मेरी खुशियों का बहुत ख्याल रखते हैं। वे कभी इनकार नहीं करेंगे। चांदनी की मम्मी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ठीक है बेटा, तुम नहीं मान रहे तो तुम दोनों बच्चों की खुशियों के लिए मैं कदम उठाती नहीं। तुम्हारे माता पिता मुझे अपमानित करके धक्के मारकर अपने घर से भगा भी देंगे, कोई बात नहीं। आप दोनों बच्चों की खुशियों को बरकरार रखने के लिए मुझे अपमान का यह दूध पीना भी पड़ेगा तो कोई बात नहीं, पी लूंगी मैं ये अपमान का दूध। सूरज बोला, ये कैसी छोटी बात कर रही हैं मम्मी जी। आज की युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी, समझदार, कामयाब और होनहार है। यदि वह अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुन लेती है तो इसमें गलत ही क्या है। गलत तो तब है जब हम दोनों बालिग ना होते और आप दोनों परिवारों की सहमति के बिना कोई गलत कदम उठा देते जिससे आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि को कोई ठेस पहुंचे। हम दोनों तो पहले ही आप दोनों परिवारों से आशीर्वाद की गुहार लगा रहे हैं। आप दोनों परिवारों को तो हमारा उत्साहवर्धन करना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद चांदनी की मम्मी बोली। ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हारे घर सहूल लेकर आऊंगी, क्योंकि तुम दोनों बच्चों को मैं खुश देखना चाहती हूँ। सेठ जी, मेरे घर में कोई बुजुर्ग तो है नहीं, एक मैं ही हूँ और एक मेरी बेटी। जब से मेरे पति का देहांत हुआ है मैं ही उसका पिता हूँ और मैं ही उसकी माँ हूँ। माफ कीजिएगा, मैं अपनी बेटी का रिश्ता आपके बेटे के लिए लेकर आई हूँ। दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और एक दूसरे के आचार विचार पसंद करते हैं। इन दोनों बच्चों की आपसी सहमति से ही मैं यहाँ आई हूँ। उससे पहले कि ये दोनों बच्चे हमारी अनुमति लिए बिना ही अपनी मनमानी करें और फिर जग हंसाई हो, कोई फायदा नहीं। हम दोनों बच्चों के पेरेंट्स हैं। हमारी समझदारी यही है कि हम अपने बच्चों की पसंदगी और उनकी खुशियों को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उनकी ख्वाहिशों और मर्जी को ध्यान में रखते हुए हम दोनों परिवार उन्हें शादी के पवित्र बंधन में बांध दें। बड़ा सोच समझने के उपरांत सेठ जी बोले। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे से राजी हैं तो हम कर ही क्या सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखा जाए कि मेरा बेटा इकलौता ही है। सेठ और चांदनी की मम्मी की वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने ही सूरज एक पंडित जी को लेकर आ गया। सूरज ने पंडित जी को उचित मुहूर्त और शादी के दिन तारीख जल्द ही निकालने को कहा। पंडित ने अगले हफ्ते ही शादी की दिन तारीख निकाल कर रख दी। शादी का दिन तारीख लेकर चांदनी की मम्मी अपने घर आ गई। सेठ जी ने अपने बेटे सूरज से कहा, सूरज बेटा, दुनिया में हमारे स्टेटस के हिसाब से बहुत सी लड़कियां होंगी, तुम्हें यही लड़की अपनी दुल्हन पसंद आई? आप ठीक कह रहे हैं डैडी, दुनिया में एक से बढ़कर एक बहुत सी लड़कियां हैं जो सुंदर हैं, सुशील हैं, हर तरह से सक्षम हैं, ये मैं भी मानता हूँ, परंतु अपनी अपनी पसंद की बात है। मुझे तो चांदनी ही पसंद है। कहते हैं दिल लगा साधारण सी लड़की से तो फिर परी क्या चीज़। फिर सूरज की मम्मी ने बोलना शुरू किया, क्यों आपस में
बाप बेटा बहस कर रहे हो। ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही होता है। जल्दी ही एक हफ्ता बीत गया। शादी का दिन आ गया। सूरज की बारात जब चांदनी के गांव पहुंची, गाड़ी पर गाड़ी मानो किसी नेता या अभिनेता का काफिला आ रहा हो। गांव में गाड़ियों की भीड़ सी लग गई। बारात भी चढ़ी। 90% बाराती तो तभी लौट आए क्योंकि वे वातानुकूलित माहौल में रहने वाले। भला उन्हें गांव देहात कहाँ पसंद आता। कुछ बारातियों ने हिम्मत जुटाकर अपने आप को गांव के वातावरण के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, परंतु भयंकर सर्दी के कारण उनमें से भी कुछ लोग भयंकर ठंड के कारण गांव से खिसक लिए। जब बारात को दावत के लिए बिठाला गया तो पत्तल पर परोसा खाना देखकर कोई भी बाराती खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। कोई बाराती खाना देखकर हंस रहा था तो कोई बाराती खाना देखकर चेहरा बना रहा था। जहां बारात को ठहरने के लिए पंडाल बनाया गया, वहां का माहौल तो अजीबोगरीब था। सभी बाराती और रिश्तेदार धीरे धीरे गांव से भाग खड़े हुए, परंतु सेठ और कुछ व्यक्तियों ने, जो कि पारंपरिक परंपराओं के कारण शादी के टेंट में ही जमे पड़े रहे। अगले दिन सुबह बारात विदा हो गई। सभी नाते रिश्तेदार सेठ की हवेली पर ही ठहरे हुए थे। सभी रिश्तेदार सेठ से सूरज की शादी को लेकर ना जाने क्या क्या बातें नहीं बोल रहे थे। कोई कह रहा था राजकुमार जैसा लड़का कंगालों के हवाले कर दिया। कोई कह रहा था कितना सुशील सुंदर पढ़ा लिखा लड़का कौड़ियों के भाव बेच दिया। फिर सेठ ने बोलना शुरू किया, भाइयों बहनों, मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। मेरी बहू किस घराने से ताल्लुकात रखती है, वह अमीर बाप की बेटी है या गरीब बाप की बेटी है, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। वह मेरे लगते जिगर बेटे की पसंद है। मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशी क्या होगी। आप सब वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। हमारी बहू की यह इच्छा थी कि उसकी बारात उसके घर पर चढ़कर आए और उसकी विदाई उसके पैतृक घर से उनकी परंपराओं के अनुसार ही हो। मैंने वैसा ही किया क्योंकि मेरे घर की होने वाली बहू की भावनाओं की कदर करना मेरा फर्ज बनता है। भाइयों बहनों, आजकल समय बदल चुका है। हमें अपनी हठ धर्मिता और झूठे आडंबरों से हटकर अपने बच्चों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। आज मेरी बहू और आप सभी का ग्रैंड रिसेप्शन हमारे अपने सेठ बैंकेट हॉल में होगा। धन्यवाद।